सो homies, वेलकम बैक टू अनदर बिग टर्न वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड। और आज के इस वीडियो में हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो जाके कर लेना, इसका लिंक तुम्हें यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। सो गाइस, वीडियो का स्टार्टिंग एक्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ पे लास्ट वाला पार्ट एंड हुआ था। और बेसिकली किन्मो और जो ली तियानशिंग है यानी कि ग्रैनी सी के अंदर उनका जो सेकंड हाफ है, दोनों मिलकर एम्परर के डिवाइन विज रियलम को रिपेयर करने के लिए उसके अंदर पहुंच जाते हैं। और इस दौरान दोनों के बीच एक बैटल भी होती है जहाँ पर दोनों में से कौन कितना ज्यादा माहिर है डेविल आर्ट्स में, इसके लिए दोनों बीट करते हैं। जहाँ पे ली तियानशिंग और किन्मो दोनों मिलकर कुछ हद तक तो उसके डिवाइन विज रियलम को रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो जो जगह थी वो बियॉन्ड रिपेयरिंग के पहुंच चुकी थी, कम्प्लीटली शटर्ड हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पे अपने डेविल लोटस का यूज करते हुए ली तियानशिंग और किन्मो दोनों यहाँ पे उसे रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ली तियानशिंग इस दौरान उससे कहने लगता है कि वैसे तुम्हारा जो कल्टीवेशन और जो तुम्हारा इनर टैलेंट है ना वो डिसेंट इनफ है, पर चिंता मत करो, आज रात मैं तुम्हारी मदद करूंगा एम्परर को जिंदा रखने में। जिसके बाद वो अपने पावर्स का यूज करते हुए इस जगह को भी ऑलमोस्ट रिपेयर कर देता है। और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर रास्ते में ली तियानशिंग बताने लगता है कि डिवाइन ट्रेजर के पास सन एंड मून है और अगर इसमें 5 एलिमेंट और 5 एलिमेंट डिवाइन ट्रेजर का ऐड कर दिया जाए तो इसे मिलाकर 7 स्टार्स बन जाएंगे। अब ये कहते साथ ही जो दाव मास्टर का यहाँ पे जायंट स्वॉर्ड था ना वो उसे भी डिसअपीयर कर देती है। अब ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और किन्मो हर एक चीज को बहुत ही अच्छे से नोट कर रहा था। तभी वो रास्ते में बताने लगता है कि एक बार तुम सेलेस्टियल बीइंग रियलम में पहुंच जाओ ना तो तुम स्पिरिट एम्ब्रियो को देख पाओगे जिसे कि 6 डायरेक्शन ने चारों ओर से घेर रखा है। और जो 5 एलिमेंट्स है वो तुम्हें सी ऑफ कॉन्शियसनेस के आसपास नजर आएंगे और वो जो सन एंड मून है, सन एंड मून स्टार्स, वो भी फॉरहेड के आसपास लटकते हुए नजर आते हैं। और यही वो फॉर्म है जिसे कि द एक्सेस ऑफ हेवन एंड अर्थ कहा जाता है। अब यहाँ पर ऐसी बातें समझाते हुए जितने भी डिवाइन विज रियलम में जो डैमेजेस थे ना उसको वो रिपेयर कर देता है। और तभी बताने लगता है कि जब बात लाइफ एंड डेथ रियलम पे आती है ना तब मैटर बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि स्पिरिट एम्ब्रो के जो ग्राउंड के नीचे है ना वहाँ पर डार्कनेस अपीयर होती है और यही वो रास्ता है जो कि येदू तक जाता है। ये कहते साथ ही यहाँ पे जो बड़े बड़े 2 जायंट स्वॉर्ड्स थे ना उनको भी वो रिपेयर कर देती है और कम्प्लीटली डिसअपीयर कर देती है। जिसके बाद ये आगे बढ़ने लगते हैं और बताने लगते हैं कि एक बार तुम डिवाइन ब्रिज रियलम में पहुंचाओ तो तुम्हें एक डिवाइन ब्रिज नजर आती है जो कि हेवनली कोर्ट तक स्ट्रेटली तुम्हें लीड करेगा। और अगर तुम उस पे चलते हो तो तुम सीधा गॉड रियलम तक पहुंच सकते हो और एक गॉड भी बन सकते हो। लेकिन ये रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर जैसे ये लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे थे ना तो यहाँ ये लोग सीधा एम्परर के डिवाइन ब्रिज के बिल्कुल इनर एरिया में पहुंच जाते हैं जो कि कम्प्लीटली शटर्ड हो चुकी, बिल्कुल टूटा फूटा नजर आ रहा था। किन्मो यहाँ पे लैंड करता है, कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि दाव मास्टर और रूलाई दोनों ने मिलकर एम्परर के डिवाइन ब्रिज तक को नहीं छोड़ा, उस तक को शैटर्ड कर दिया और वो भी इस हद तक। लेकिन तभी यहाँ पे ली तियानशिंग कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, क्योंकि जो डिवाइन ब्रिज है जो कि हेवनली कोर्ट तक लीड करता है ये इससे पहले से ही, या फिर मैं ये कहूँ कि फ्रॉम द स्टार्ट से ही ये पूरी तरीके से ऐसे टूटा हुआ ही था। अब चाहे ये मैं हूँ या फिर वो स्वॉर्ड मास्टर ही क्यों ना हो, कोई भी इसे रिपेयर नहीं कर सकता। हम अपनी पूरी जिंदगी की भी नॉलेज इसमें झोंक देना तो भी हम खुद इसके आगे नहीं जा सकते, हम कभी भी एक गॉड नहीं बन सकते। यहाँ पे तभी ली तियानशिंग का फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है और वो अपने असली रूप में आते हुए कहने लगता है कि हम बस चुपचाप धीरे धीरे बूढ़े ही होंगे और फिर मारे जाएंगे, इसके आगे हम भी नहीं जा सकते। यहाँ पे ये सुनते साथ ही जो किन्मो है वो मन में कहने लगता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि जो कि सिर्फ जो डिवाइन आर्टिफैक्ट्स हैं जैसे कि मून शिप और सन शिप, क्या सिर्फ वही किसी को गॉड बना सकता है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन भी है। सडनली अब यहाँ पर ये बिल्कुल ना पागल सा हो जाता है और हंसते हुए नाचते हुए कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, कितनी फनी बात है ना, तुम्हारी जिंदगी भर की जमा पूंजी, तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम की बिलीव्स और जो आइडियल्स हैं ये सब कुछ बस इस यूजलेस सी चीज के लिए है कि तुम कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते, चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, क्योंकि जब असली वक्त आता है इनका यूज करने का एट द एंड तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं लगता, ये सब कुछ यूजलेस है। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसने लगता है। लेकिन तभी पीछे से किन्मो से आवाज देता है और कहने लगता है कि कल्ट मास्टर ली, थोड़ा शांत हो जाओ। ये सुनकर वो खुद भी हैरान था कि ऐसी सिचुएशन में ये खुद शांत कैसे हो सकता है, इसको मैंने इसका पूरा फ्यूचर दिखा दिया लेकिन फिर भी। तो वो यहाँ पे ग्रैनी सी के उस क्यूट से फॉर्म में आते हुए बड़े प्यार से कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या तुम डिसअपॉइंटेड नहीं हो? जिस पे किन्मो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि जिंदगी बहुत अनमोल चीज है, एक अच्छी जिंदगी जियो जिसमें तुमने सब कुछ किया हो जो तुम करना चाहते हो। तो खुशहाल जिंदगी जीने में भला डिसअपॉइंटमेंट किस बात का? यहाँ पे ये सुनते साथ ही वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और इसीलिए मैं अपनी बची कुछ जिंदगी अपने मन मुताबिक जीना चाहता हूँ और इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनके जीना चाहती हूँ जिसके पीछे सभी लोग पागल हो। मैं इस स्टूपिड सी जगह से निकलकर बाहर के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, इस बंदे को बचाने के बजाय जिसका डिवाइन ट्रेजर ही शैटर्ड हो चुका हो। मैं इस सबसे बाहर निकल के जिंदगी को जीना चाहती हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट एम्परर बन के ये सब कुछ करना चाहती हूँ, जिसके बाद पूरे के पूरे इटर्नल पीस को भी मैं हेवनली सेंट कल्ट में मिला लूंगी और फिर हमारा कल्ट और बड़ा हो जाएगा। तो खुद सोचो, मेरी जैसी ब्यूटी अगर सबके ऊपर रूल करेगी तो मुझे डिफाई करने की हिम्मत किसमें आएगी? कौन मेरे खिलाफ जाना चाहेगा? कोई भी नहीं, है ना? कितना अच्छा होगा ना हेवन के अंडर में अगर सभी लोग मेरे कदमों में झुक जाए। इसमें बुराई क्या है? जरा सोच के देखो कितनी बड़ी तबाही आएगी। हाँ, ऐसा चेंज जो कि आज से पहले कभी इस वर्ल्ड में आया ही नहीं। यहाँ पे उसके बात है किन्मो के सिर के ऊपर से जा रही थी और वो बस सुने जा
रहा था। तभी यहाँ वो उसके पास आकर कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना मेरा आइडिया बहुत ही शानदार। अब किन्मो के फेस को टच करते हुए वो कहने लगती है कि एक बात जान लो, अगर मैं एक बार एम्प्रेस बन गई ना तो मैं तुम्हें मेरे इंपीरियल कोर्ट का हिस्सा जरूर बनाऊंगा। अब यहाँ पे ये सुनकर किन्मो कहने लगता है कि दफा, तुम एम्पर बनने के लायक नहीं हो यहाँ पर। लेकिन किन्मो एम्पर के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद था और वो मन में कहने लगता है कि दाओ मास्टर और रूलर का जो लिंगरिंग डिवाइन आर्ट था ना वो पूरी तरीके से अब जा चुका है, और जिसके चलते शायद अब इनकी सोल को पूरी तरीके से स्टेबलाइज किया जा सकता है। शायद मुझे उस प्रोसेस को शुरू करना होगा, लेकिन जो अर्थ ओरिजिन क्रिएशन टेक्निक है वो उनके शैटर्ड डिवाइन ट्रेजर को रिस्टोर नहीं कर सकता। शायद मुझे और ज्यादा जो स्पिरिट मेडिसिन हैं उन सबको ढूंढना होगा ताकि उन्हें रिफाइन करके जल्द से जल्द स्पिरिट पिल्स में कन्वर्ट कर लूं। शायद ऐसा करने से उनका जो डिवाइन ट्रेजर है मैं उसे कुछ हद तक रिपेयर भी कर सकता हूँ। अब इस दौरान गाइस सुबह हो चुकी थी तो ग्रैनी से अपने फॉर्म में आ जाती है, लेकिन किन्मो को फिक्र इस बात की थी कि जब वो मेडिसिन की तलाश में जाएगा कहीं उनके पीठ पीछे जो कल्ट मास्टर ली है वो एम्पर को हार्म न पहुंचा दे। पर फिलहाल के लिए वो बस उम्मीद ही कर सकता है। तेजी के साथ यहाँ से निकल पड़ता है ड्रैगन किलिंग के साथ, लेकिन जाने से पहले किन्मो ने भी कुछ प्लान सेट कर दिए थे उसके लिए। अब तभी रात हो जाती है और यहाँ पे जो ली तियानचिंग है वो उस रूम के अंदर आने की कोशिश करता है, बट सडनली उसके सामने एक जाइंट सा गेट क्रिएट हो जाता है और तभी किन्मो की आवाज यहाँ बताने लगती है कि ये जो गेट है इसे असल में ज़ेंशिंग स्टार सोवरिन के अर्थ मर्कस ट्रू टेक्निक जो कि द ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर का हिस्सा है उससे बनाया गया है। इसके लिए तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ ऊपर जो बॉर्डर के ऊपर टेक्स्ट लिखा है ना उसको पढ़ना है। अगर तुमने पढ़ लिया तो तुम अंदर आ सकते हो, और अगर नहीं पढ़ सकते तो चुपचाप बाहर इंतजार करो। यहाँ पे ये सारी बातें उसने एक मैसेज के द्वारा यहाँ पे लिख रखा था। अब यहाँ पे ली तियानचिंग जब इस मैसेज को पढ़ता है ना तो उसे लगता है कि वही काम बहुत आसानी से कर लेगा, और किन्मो को यहाँ पे बुरा भला कहते हुए कहने लगता है कि इसने तो हद पार कर दी, ये मुझे समझता गया है, मुझे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है मुझे। अब तभी यहाँ पे वो आगे बढ़ता है और तभी बॉर्डर पे लिखे वो जो टेक्स्ट है उन्हें पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तो ये वर्ड्स पता ही नहीं है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे वो टेक्स्ट समझ ही नहीं आते और वो कहने लगता है कि आखिर ये कौन से टेक्स्ट है, मैंने तो आज से पहले कभी इनके बारे में सुना भी नहीं, जबकि हम दोनों ही ज़ेंशिंग स्टार सोवरिन के अर्थ मर्कस के ट्रू टेक्निक को कल्टीवेट करते आ रहे हैं, तो आखिर मुझे कैसे नहीं पता। नहीं, मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि उसे मुझसे ज्यादा पता है, मैं उससे कैसे हार सकता हूँ। अब तभी यहाँ पे हमें इटर्नल पीस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चारों ओर शोक का माहौल था और सभी लोग उदास थे। इंपीरियल पैलेस के अंदर यहाँ पे शोक सभा रखी गई थी एम्परर की याद में, और यहाँ जो एम्परर का बेटा है क्राउन प्रिंस वो कहने लगता है कि मेरा फादर गुजर चुका है, हेवन ने उसे हमसे छीन लिया, लेकिन फिर भी हेवन बेरहम नहीं है, उसने हम पे दया दिखाई और ये जो डिवाइन पनिशमेंट है इसे उसने उठा लिया, जिसका मतलब इटर्नल पीस के लोग वापस से अपनी पुरानी खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। और मैं क्राउन प्रिंस होने के नाते मैं यहाँ पर हेवंस के सामने और वो जो गॉड्स हैं जो कि हम सब के ऊपर अपना हाथ बनाए रखते हैं, मैं उनके सामने खुद को सबमिट करता हूँ, उनके सामने मैं खुद को पेश करता हूँ। अब ये कहते हुए वो उसके आगे झुक जाता है। अब उसके पीछे जितने भी लोग थे वो लोग भी अपना ग्रेटिट्यूड शो कराते हुए यहाँ उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और बार बार कहते हैं कि जो गॉड्स जो कि हमारे ऊपर है हम उनके सामने अपना ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। अब सडनली यहाँ पर ऊपर से एक आवाज आती है और वो कहने लगता है कि गॉड्स हमेशा इटर्नल पीस को प्रोटेक्ट करता रहेगा, लेकिन अब से एक वाइज और वर्दी रूलर को ही चूज किया जाएगा जो कि इस थ्रोन की पावर को ऑब्टेन करके आगे रूल करेगा। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि सारे के सारे लोग बाहर निकल आते हैं और लोग कह रहे होते हैं कि हाँ हमारा क्राउन प्रिंस ही अब थ्रोन को संभालेगा। इवन की द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री से निकाले गए वो जो मॉन्क है उसे भी हम देख पाते हैं जो कि यहाँ पे क्राउन प्रिंस के लिए आकर सबके सामने सिफारिश करता है और सबसे पहले वही उसे न्यू किंग के रूप में देखने लगता है, जिसके चलते यहाँ पे बाकी सारे लोग भी उनके सामने झुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि प्लीज क्राउन प्रिंस हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आज से आप इस थ्रोन की जिम्मेदारी को संभालिए, प्लीज आपसे ज्यादा वर्दी यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाई ये एक नंबर का ड्रामा क्वीन वो ड्रामा करते हुए कहने लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से लेकर आखिरी तक मैंने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी हेवन को सर्व करने के बारे में ही सोचा है और मैंने उन्हें ही पूरी तरीके से समर्पित किया है। मैं जो एंसेस्ट्रल सिस्टम है उसे रिस्टोर करना चाहता हूँ और जो होल्डिंग सेक्ट है और जो नोवेल क्लैंस है पुराने सिस्टम के तहत मैं उन्हें भी रिस्टोर करना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाहता, ताकि आज के बाद कभी भी डिवाइन पनिशमेंट जैसी चीज इटर्नल पीस पे दोबारा कभी ना आए। अब तभी यहाँ पे हम किन्मो को देख पाते हैं जो कि मार्केट में पहुंच चुका था। इस दौरान उसे फील होता है कि जैसे कि कोई इसका पीछा कर रहा है, तो किन्मो यहाँ पे पीछे जाकर छिप जाता है और सच में उसका शक सही निकला था। तभी यहाँ पर जो कल्ट के बाकी सारे मेंबर्स थे वो भी आ जाते हैं जो कि आते साथ उसे रिस्पेक्ट देते हैं। अब किन्मो उनसे पूछने लगता है कि बताओ ये जो बाजू के आउटसाइड में जो भी बैटल हुआ क्या उसके चलते हमारे कल्ट में किसी को भी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। जिस पर उसे बताया जाता है कि एम्पर को जब सेफली रेस्क्यू कर लिया गया तो उसके बाद से लेफ्ट एंड राइट गार्डियंस साथ ही हेवनली कल्ट किंग शी और जो 12 एल्डर्स थे इन सभी ने लीड करते हुए हम सभी को वहां से सेफली रेस्क्यू कर लिया और हमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब साथ ही वो बताने
लगती है कि जो कैपिटल है उससे खबर ये आई है कि जो क्राउन प्रिंस है उसे अब नए एम्परर के रूप में नियुक्त कर लिया गया है और जो हेवनली कल्ट किंग भी है उन्हें अंडर हाउस अरेस्ट में रखा गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके अलावा गु लियानहो, किन फे यू और जो बाकी सारे सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो कि समहाउ एम्परर और इंपीरियल एडवाइजर के साथ लिंक्ड थे, उन सब के साथ भी यही किया गया है। यहाँ पर तभी वो इंपीरियल एडवाइजर के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ है, जिससे वो बताने लगती है कि फिलहाल के लिए तो उनकी कोई खबर नहीं है। इवन की सुनने तो ये भी आया है कि जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने अपने काफी सारे जासूस को उनके पीछे छोड़ दिया है। इवन की एम्परर की जो डेड बॉडी है उसे कलेक्ट करने के लिए भी उन्होंने काफी सारे लोगों से हाथ मिलाया, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं। इसी के चलते हेवनली कल्ट किंग शी उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हम आसपास के टाउन में ही छिप कर रहे हैं और आपके ऑर्डर का हमें इंतजार करने को कहा है। अब सडनली यहाँ पे अचानक से बिल्कुल काला अंधेरा छा जाता है। आसमानों की तरफ एक तेजी से उड़ती हुई चीज नजर आती है जाते हुए, जो कि पहले तो दिखने में किसी टूटते हुए सितारे जैसा लग रहा था अंधेरे काले आसमान में, लेकिन सडनली जहाँ जहाँ से वो जाता है वहाँ का जो स्पेस था वो हल्का सा ट्रेम्बल करता है और जिसके बाद किन्मो एक घर के ऊपर पहुंचकर अपनी डिवाइन आइज के जरिए से देखता है कि आखिर ये है कौन। लेकिन यहाँ पे उसे फिर भी इसका कोई पता नहीं चलता है। लेकिन गाइस, ये जो किसी स्लैश अटैक की तरह जो रे ऑफ लाइट निकली है ना, वो यहाँ आसमान में ये जो बादल थे ना, ये जो स्नोई क्लाउड्स थे, इन सभी को पूरी तरीके से हटा देता है, जिससे वेदर पहले जैसा हो जाता है। और किन्मो कहने लगता है कि यकीन नहीं हो रहा कि आसमान क्लियर हो चुका है। लेकिन किन्मो इतना जानता है कि ये जो इम्पैक्ट है ये किसी स्लैश अटैक जैसी चीज से हुआ है, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था कि कोई पर्सन उड़ते हुए जा रहा है, व्हिच मींस कि आसपास कहीं पर दो स्वॉर्ड मास्टर्स के बीच में बैटल हो रही है और उसी का नतीजा ये है कि यहाँ का आसमान क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे किन्मो को तभी एक चीज याद आती है कि ये जो स्वॉर्ड स्ट्राइक थी ना, जो कि एक रे ऑफ लाइट जैसी लग रही थी, ये काफी हद तक जो इंपीरियल एडवाइजर है उसके स्वॉर्ड टेक्निक से बहुत ज्यादा मैच करती है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यहाँ पर कहीं दूर फाइट कर रहे हैं। अब तभी उसे आसमानों के बीच में एक लाल कलर का बादल भी नजर आता है, जिसे जब वो और गौर से देखता है तो उसे यहाँ पे रेड रेन नजर आती है, जिसके अंदर से ब्लड की स्मेल भी आ रही थी। अब किन्मो समझ नहीं आ रहा कि ऊपर चल क्या रहा है और आखिर ये किसका ब्लड होगा जो कि ऊपर से ऐसे गिर रहा है। यहाँ पे किन्मो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन इतना समझ चुका था आसमान का ऐसे क्लियर होना, अचानक से सब कुछ नॉर्मल होना, ये कहीं ना कहीं इस चीज से लिंक्ड है। अब तभी वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि जिस डायरेक्शन में ये जो रेनफॉल हो रही है ना, ब्लड रेनफॉल, उस और हमारे लोगों को भेजो और इन्वेस्टिगेट करो और जल्द से जल्द मुझे बताओ। और हाँ, साथ ही इटर्नल पीस के अंदर जो कोई भी डेवलपमेंट, जो कोई भी चीज होना, उसके बारे में भी मुझे जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना। अब यहाँ पे ये सभी लोग चले जाते हैं। किन्मो आसपास देखकर कहने लगता है कि क्राउन प्रिंस के जो जासूस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और जो कल्ट मास्टर ली है तो अलग ही सिरदर्द है, मुझे जल्द से जल्द लौटना होगा, पहले उसे हैंडल करना होगा। किन्मो इतना समझ चुका है कि जल्द से जल्द उसे ये सिचुएशंस को हैंडल करना होगा। एम्परर का ठीक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ की सिचुएशन और ज्यादा वर्स होती जा रही है। अब यहाँ पे हम कल्ट मास्टर ली को देख पाते हैं, जहाँ पर वही वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और कहने लगता है कि मैं बीते 3 रात से यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ, आखिर मैं इसे पढ़ क्यों नहीं पा रहा, क्या मैं वाकई में उसके आगे लूजर हूँ या फिर वो मेरे साथ ट्रिक कर रहा है, शायद वो मुझे यहाँ पे ट्रैप करना चाहता है और असल में ये कोई वर्ड हो ही ना। बट सडनली किन्मो के पीछे से आवाज आती है। यहाँ पे किन्मो अपने दूसरे फॉर्म में था और आते साथ ही कहने लगता है कि क्या बात है कल्ट मास्टर ली, आखिर आप अंदर क्यों नहीं गए? अरे हाँ, शायद आप उस वर्ड को पढ़ नहीं पाए हो। हाँ, मैं बता दूं ये असल में योदू लैंग्वेज है। अब मैं समझा कि आखिर तुम इसे क्यों नहीं पढ़ पाए। हाँ, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, बहुत ईजी है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि आज का पहला वर्ड है महायामा, जिसे कि गेट ऑफ बियरिंग हेवन कहा जाता है। अब यहाँ पे तभी वो सुनकर कहने लगता है कि क्या गेट ऑफ बियरिंग हेवन मानना पड़ेगा। कल्ट मास्टर किन्मो, तुम वाकई में बहुत ज्यादा काइंड हो, तुम मेरी हेल्प कर रहे हो ताकि मैं उस गेट के उस पार जाऊँ और जाके एम्परर को खत्म कर दूं। क्या बकवास है। असल में तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पहले कल्ट मास्टर और एक स्कैर्ड टीचर भी रहा हूँ, तो मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें लगता है कि तुम जो बोलोगे मैं मान जाऊंगा और चुपचाप चला जाऊंगा? कभी नहीं। जस्ट किन्मो स्माइल करता है, कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि कल्ट मास्टर ली बेवकूफ तो नहीं है। अब ये कहते वो स्माइल करता है। जस्ट मास्टर ली कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं यहाँ बाहर ही इंतजार करूंगा, देखता हूँ कि आखिर तुम उस बंदे को कैसे बचा पाते हो, वो अधमरा एम्परर। देखता हूँ कि तुम्हारी इस मेडिसिन और तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बाद कितने दिन तक लास्ट करता है, मैं देखना चाहूंगा। अब उसके जाते साथ ही किन्मो राहत की सांस लेता है और कहने लगता है कि मैं उम्मीद कर रहा था कि काश वो इसे ना पढ़ पाए, क्योंकि अगर वो गलती से फोर्सफुली अंदर जाने की कोशिश करता तो उसे योदो के अंदर ड्रैग कर लिया जाता इतनी गहराइयों में कि शायद वहां से वो निकल भी ना पाता। और जिसके बाद उसकी जो सोल थी वो अर्थ काउंट से बिलोंग करती है, जिसके बाद फाइनली ग्रैनी से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती। अब किन्मो यहाँ पे अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और उस गेट को भी रिमूव कर देता है। अब जैसे किन्मो दरवाजा खोलता है ना, तो चेयर पे एम्परर मौजूद थे, जो कि बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहे थे। और जैसे किन्मो को वो देखता है ना, तो वो उसे रिस्पेक्ट देते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है फाइनली तुम वापस आ ही गए। एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोर्ट से कोई मैसेज मिला? मुझे कैपिटल के बारे में सारी अपडेट चाहिए। जिस पे वो भी रिस्पेक्ट के साथ बताने लगता है कि असल में एम्परर, कैपिटल में न्यूज यही मिली है कि जो हिज मैजेस्टी है वो यहाँ पर एग्जॉस्ट होकर बैटल में मारे गए और जिसके चलते उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले वो इस दुनिया से जा चुके। ये सुनकर यहाँ पे एम्परर समझ चुका है कि इसके पीठ पीछे क्या हुआ होगा। किन्मो बताने लगता है कि आप अच्छे से जानते हो कि एक रूलर के बिना एक नेशन ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता, इवन कि एक सिंगल डे भी नहीं। यहाँ पे दाओ सेक्ट और द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री, इन लोगों ने अपने अपने फरमान भी जारी कर दिए हैं और उन सभी ने क्राउन प्रिंस के
नाम को ही सजेस्ट किया है, जिसका मतलब तो आप समझ ही रहे हो। अब यहाँ पे किन्मो वापस से उसके डिवाइन वेजेस को रिपेयर करने के लिए अंदर की ओर पहुंच जाता है और इस दौरान वो सारी बात बता देता है कि इन सभी ने मिलकर तीसरा महीने का जो 6वां दिन है उसे सबसे बेहतरीन दिन माना है और उसी दिन उनकी ताजपोशी होगी, यानी कि उसी दिन क्राउन प्रिंस थ्रोन को संभालेंगे और जिसके बाद वो फाइनली एम्परर बन जाएगा इटर्नल पीस का। यहाँ पे एम्परर को थोड़ा बुरा लगता है, वो कहने लगता है कि क्या मेरे जीते जी ही मुझे मार दिया गया, क्या बेटा पाया है मैंने, सच में क्या बेटा पाया है। तभी यहाँ पे वो ग्रैंड जनरल और बाकी सबके बारे में पूछता है कि उनके बारे में क्या खबर है। वो यहाँ पर उस गोल्डन ड्रैगन को रिपेयर करते हुए बताने लगता है कि जो बाजू के आउटसाइड में जो बैटल हुई थी उसमें ग्रैंड जनरल समेत जो हेवनली स्ट्रेटजीज और जो बाकी सारे लोग थे उनको दाव मास्टर और ओल्ड रूलाई के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था सुनने में यही लगा है कि उन्हें क्राउन प्रिंस के हाथों सौंप दिया गया है और किसे पता कि आखिर वो उनके साथ क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे सारी बातें कहीं ना कहीं एम्परर को अंदर से तोड़ देती है कि उसके अपने लोगों के साथ क्या हो रहा है, जो कि उसके साथ वफादार थे, उसके लिए हमेशा अपनी जान तक को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी थे। किन्मो तभी जो बाकी के जो सीनियर ऑफिशियल्स जो कि एक्सेशन के खिलाफ थे, यानी कि क्राउन प्रिंस के खिलाफ थे, उनके बारे में भी रिपोर्ट देता है कि उन लोगों को भी अपने ही घर में नजरबंद करके रखा गया है और नेक्स्ट ऑर्डर तक उन्हें रिलीज नहीं किया जाएगा, जिनमें किंग वेई भी शामिल है। पर एम्परर आप फिक्र मत कीजिए, क्राउन प्रिंस चाहे जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन वो इतना बेवकूफ तो नहीं है कि बिना किसी चीज के इतनी जल्दी वो उन सभी की जान ले ले। आपको फिलहाल बस अपनी रिकवरी पे फोकस करना चाहिए। जिसपे एम्परर अफसोस करते हुए कहने लगता है कि अगर इंपीरियल एडवाइजर आज यहाँ मेरे पास होता तो शायद सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स कभी ना होती। अब जैसे इंपीरियल एडवाइजर का किन्मो सुनता है ना तो वो बाहर आ जाता है, रात साथ ही बताने लगता है कि हाँ, इंपीरियल एडवाइजर के बारे में अब तक कोई न्यूज नहीं है। अब थोड़ी देर बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ पे किन्मो अभी भी मेडिसिन को बनाने में, यानी कि वही स्प्रिट पिल को बनाने के काम में लगा हुआ था। तो इस दौरान एम्परर कहने लगता है कि मेरा वो गद्दार बेटा, उसने न सिर्फ थ्रोन को मुझसे छीन लिया बल्कि मेरी 200 साल की जो मेहनत थी, जो मेरी रिफॉर्म थी, उस तक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से एक ही रात में मेरी सारी मेहनत को बर्बाद करने नहीं दूंगा। यहाँ पे किन्मो बहुत गौर से उनकी बात सुन रहा था। तो वो आगे बताते हैं कि हम लोग कैपिटल जा रहे हैं। ये सुनकर किन्मो हैरान था और कहता है कि योर मैजेस्टी, क्या आप श्योर हैं कि आप वाकई में कैपिटल जाना चाहते हैं? क्योंकि क्राउन प्रिंस ने आपको जिंदा या मुर्दा ढूंढने का ऑर्डर दिया है। आपके जैसा कोई दिखता भी है ना तो वो लोग उसे भी धर लेते हैं। जिस पे एम्परर बताने लगता है कि कैपिटल वहाँ पर स्थित है जहाँ पर की ड्रैगन वेन सबसे ज्यादा एकाग्र होती है। हमारी लिंग फैमिली का जो 9 ड्रैगन मोनाश टेक्निक है उसे वहाँ पर जाकर सबसे ज्यादा अच्छे वे में कल्टीवेट किया जा सकता है और शायद मैं 9 ड्रैगन की का भी वहाँ पे यूज कर पाऊँ, जिसके जरिए से मैं मेरे डिवाइन ट्रेजर को रिबिल्ड कर पाऊँ। और मैं कैसे हार मान सकता हूँ जब इंपीरियल एडवाइजर और मैंने इतने सालों तक मेहनत किया है, उसे मैं जाया कैसे होने दे सकता हूँ? एक बार मैं कैपिटल पहुंच जाऊँ उसके बाद मैं उस गद्दार लड़के को सबक जरूर सिखाऊंगा। मैं उस बेटे को छोड़ूंगा नहीं जिसने की मेरे साथ गद्दारी की है। ये सुनकर किन्मो उसके पास जाता है और बहुत ही क्रीपी से लुक के साथ कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है, तभी वो अपने पास से ना अपने छोटे छोटे नाइफ्स को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर एम्परर कहता है कि मास्टर किन, आखिर ये क्या कर रहे हो? जिसमें किन्मो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि प्लीज एम्परर, मुझे माफ कर दीजिएगा। और फिर अगली सुबह हम देख पाते हैं कि एम्परर को इसने टकला कर दिया है। इवन की ग्रहणी सी जो कि पास से गुजर रही थी वो तक उसे पहचान नहीं पाती। तो यहाँ पे किन्मो पास आकर कहने लगता है कि योर मैजेस्टी, आपकी कल्टीवेशन अब जा चुकी है और इस वक्त आप पहले जितने स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहे, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मेरे साथ चलिए। वैसे में आप इतने ज्यादा डिफरेंट लग रहे हो कि आप खुद को ही नहीं पहचान पा रहे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और आपको पहचान पाएगा। अब यहाँ पे ये सुनकर एम्परर कहता है, मास्टर किन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मेरा मजाक उड़ाने की? अपना सर लाओ, आज मैं तुम्हें भी टकला करूंगा। अब यहाँ पे किन्मो अपने नाइफ को उसे दे देता है। जैसे एम्परर से लेता है तो भाई वो इतनी ज्यादा हेवी थी कि एम्परर से ये उठाई ही नहीं जाती। बिल्कुल वो झुक चुका था और बहुत मुश्किल से उसे थोड़ा बहुत हिला पा रहा था। और एट द एंड वो कहता है कि ठीक है, मैं इस बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और रास्ते में किन्मो यहाँ पर उसे छोटी मोटी कल्टीवेशन टेक्निक्स को सिखाने लगता है, ताकि यहाँ मार्केट में जब ये लोग पहुंचेंगे और स्पेशली कैपिटल के आसपास, लोगों को यही लगना चाहिए कि ये कोई आम पर्सन है जो कि मामूली कल्टीवेशन के साथ यहाँ पे आया है। यहाँ पे रात हो जाती है। ड्रैगन क्लीन एक साइड पे सो जाता है और किन्मो और जो एम्परर थे दोनों यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। इस दौरान कल्टीवेशन करते हुए एम्परर को भी काफी बेहतर फील होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो पहले से ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग इनफ फील कर पा रहा था और उसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि एक बार बस वो कैपिटल में पहुंच जाए और जहाँ पर ड्रैगन वेन्स है वहाँ पर जाके अगर वो कल्टीवेट करता है तो शायद वहाँ पर जाके वो अपनी डिवाइन ब्रिज को वापस से रिबिल्ड कर पाएगा। यहाँ पे उसे इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर किन्मो भी स्माइल करता है। अब यहाँ पे ये लोग ड्रैगन क्लीन की सवारी करते हुए काफी दूर तक आ चुके थे और जहाँ जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ का नजारा काफी ज्यादा दर्दनाक था। पहली जगह जहाँ पर काफी सारी जंग हुई थी, दूसरी जगह जहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ चुका, तीसरी जगह जहाँ पर कि लोग बिल्कुल अकाली का शिकार हो चुके थे। यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था, लिटरली कुछ भी नहीं बचा था। लोग बस यहाँ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि बेचारे जो अधमरे लोग थे ना, इन लोगों को जबरदस्ती फोर्सफुली यहाँ से निकाल रहे थे क्योंकि ये लोग एम्परर को सपोर्ट करते हैं। तभी यहाँ पे घोड़े पे सवार होकर
एक बंदा क्राउन प्रिंस का फरमान सुना देता है कि एंसेस्ट्रल सिस्टम को वापस से रिस्टोर करने का ऑर्डर दिया गया है क्राउन प्रिंस की तरफ से, जिसका मतलब जो सेक्ट की जगह है वो सेक्ट को वापस दी जा रही है। अब इस पर तुम लोग खेती बाड़ी कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही रह सकते हो, जिसका मतलब अब से तुम लोगों को इंपीरियल ग्रेन टैक्सेस को वापस से देना होगा। ये सुनकर लोग कहने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो बंदा रुकता नहीं, साथ ही वो बताने लगता है कि हाँ तुम लोगों ने सही सुना और अब से तुम लोगों को बस जो कीशान सेक्ट है उसे बस ट्रिब्यूट के तौर पर अपनी रकम को पे करना होगा। अब तभी उनमें से एक बंदा निकलकर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर हम तुम्हारी बात क्यों सुने, आखिर हम ऐसा क्यों करें। अब तभी जैसे वो ये बात बोलता है एक तेज लाइटिंग उसके ऊपर गिरती है और वो बंदा ऑन द स्पॉट मारा जाता है। यहाँ पे एम्पर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन किन्मो से रोक लेता है और किन्मो से एम्पर कहने लगता है कि ये लड़का आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सारी प्रोग्रेस को मटिया मेट करने की। तभी यहाँ पे कुछ लोग जो कि इन्हें नजर रखे हुए थे, किन्मो नोटिस कर लेता है कि ये सारे असल में उसी के लोग हैं। अब यहाँ पर वो एम्पर को इशारों में बता देता है कि बहुत ही जल्द खबर ये मिली है कि जो नोवेल क्लैंस और जो बड़े बड़े सेक्ट है ना, वो लोग क्राउन प्रिंस के एम्पर सेरेमनी में जरूर शिरकत करेंगे और जहाँ पर की उनकी ताजपोशी होगी। साथ ही बहुत से नोवेल क्लैंस दाओ सेक्ट और द ग्रेट थंडरक्लैप मोनेस्ट्री के कंट्रोल में आ चुके हैं और जो लिंगशू सेक्ट है वो खुद चल के यहाँ पर क्राउन प्रिंस के साथ समझौता करने के लिए आए हैं। रात सुबह तक समझौता हो भी गया। क्राउन प्रिंस ने 16 प्रीफेक्चर ऑफ यूनलू को खुशी खुशी उनके हवाले सौंप दिया। अब कुछ लोगों से ये खबर भी पता चलती है किन्मो को कि जो बारबेरियन ट्राइब है उन लोगों ने भी अपने मैसेंजर्स को भेज दिया है। अब तभी उनमें से एक बंदा किन्मो के हाथ में एक नोट थमा देता है चुपके से, जैसे रीड करते हुए किन्मो इमीडिएटली उसे बर्न कर देता है। एम्परर से कहने लगता है कि मुझे फॉलो कीजिए क्योंकि मैं इंपीरियल एडवाइजर को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और गाइस वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, परफेक्ट वर्ल्ड की मूवी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और बहुत ही जल्द तुम्हें इसके बाद चैनल पे देखने को मिल जाएगी। सो यार अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हो मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।